सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। और बड़ा खास दिन है, तो सभी बिटिया बहुओं और सभी लोगों को, हमारे सभी श्रोताओं को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। तो भाई सब खुश रहें, ऐसे ही हंसी खुशी से त्योहार मनाते रहें सब लोग, तो भाई कितना अच्छा लगता है ना संगीता बिटिया। जी जी। और ये जो त्योहार होते हैं बुआ जी, ये कुछ बड़े खास होते हैं क्योंकि इससे बड़ा बदलाव आ जाता है, बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जो एक नीरस सा जो कभी माहौल हो जाता है, तो इससे पूरी तरह से बदल जाता है। एकदम से कहते हैं ना कि बिल्कुल क्रांति आ जाती है घर में भी यही तो हम दिल में भी, दिमाग में भी, दिमाग में भी। और एक नीरसता भले ही ना हो, लेकिन एक रास्ता तो हो ही जाती है कि एक से जिंदगी चली जा रही है, रोज वही सुबह उठो, वैसे ही तैयार हो, या जो दिनचर्या हमारी है वो एक सी चलती रहती है। तो लगता है कुछ बदलाव आ जाए, तो ये सही वक्त तुमने कहा कि क्रांति आ जाती है। बस आज सुबह से उठ के, और एक दिन पहले से ही बल्कि तैयारी चल रही है ना। जी जी। तो ये तो खास दिन है ही, लेकिन उसके साथ साथ आज और भी बड़े खास दिन है, जैसे विश्व दृष्टि दिवस है जी, है ना। हाँ, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस भी है, यानी कि जो परेशानियां आती हैं, प्राकृतिक हो नैसर्गिक हो, उनसे किस तरह से निपटना है। और भाई आज दिन जो है हमारा वो पर्यटन स्थल का है, तो हम चलेंगे आज गंगोत्री। जी, सही मौसम है ना। हाँ बिल्कुल सही है। जी, गंगोत्री चलेंगे और कुछ भूले दिनों को भी याद करना है बुआ जी। जैसे मतलब जब कभी हम भूल गए रास्ता। अच्छा, रास्ता भूल गए, तो उसके बारे में आप वो दिन याद करें। अपने श्रोताओं से कह रही हो ना, हमें लगा तुम हमसे कह रही हो कुछ। जी नहीं, अच्छा, श्रोताओं से कह रही हूँ कि जब भूले रास्ता तो उन्हें कैसा लगा और किस तरह से भूल गए रास्ता। क्योंकि रास्ता तो कभी हम जब जाते हैं तो बिल्कुल समझते हैं कि भाई उसी जगह पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा होता है अक्सर, जब दो चार लोग अलग अलग कहीं वाहन में हों, या और मतलब थोड़ा जैसे 8-10 लोग हैं और दो वाहन में हैं, तो कभी कभी एक कहीं चला जाता है, एक कहीं और चला जाता है। ऐसा कई बार हुआ है हम लोगों के साथ भी। तो आपके साथ जरूर हुआ होगा, तो बताइएगा। फिलहाल हम मना लेते हैं करवा चौथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप सबको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, और चंद्रमा दर्शन के उपरांत ये पूर्ण हो जाता है। उसके बाद खाया पिया भी जाता है, केवल दर्शन के बाद कहाँ पूर्ण होता है। जी, है ना। इसे बहुत सारी जगह पर संस्कृत में करक चतुर्थी कहते हैं, संस्कृत में करक चतुर्थी, और तेलुगु में अटल तद्दी कहते हैं। हम सब भाई जानते ही हैं कि इसको सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं, इसे रखते हैं, पूरे दिन उपवास रखते हैं, अपने अपने हिसाब से रखते हैं। और अगर हम बात करें कि कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ पंजाब प्रांत में भी मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से बुआ जी। हाँ, हमें तो लगता है पंजाब में ही सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है ना। और वहाँ जो अलग अलग तरह की जो वो चूड़े आते हैं ना, वो बड़े खास होते हैं। वो वहाँ से चल के पता नहीं भारत के कितने प्रांतों में चले गए हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर लगते हैं। और फिर वो थाली में दिया जलाकर, जल का पात्र रखकर एक दूसरे से फेरती हैं शाम के समय। अभी चाय वाय के समय कर लेंगी, फिर रात में फिर चंद्रमा का दर्शन करके फिर पूजन करेंगी। तो भाई पूरे दिन कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ अपने हिसाब से फल आदि खा के रहते हैं। फिर जैसे हमने कहा कि चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, और घर की सुख शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं सुहागिनें, और प्रार्थना भी करती हैं। गणेश जी की विशेष आराधना भी की जाती है। हमें लगता है लगभग सभी पूजा अर्चन में सबसे पहले गणपति को पूजा जाता है, और फिर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। जी जी। और उसके बाद चौथ माता के मंदिर भारत के बहुत सारी जगहों में है बुआ जी, लेकिन प्राचीन और सबसे अधिक ख्याति प्राप्त जो मंदिर है राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। तो माता के मंदिर के नाम से ही इस गांव का नाम है, मतलब चौथ का बरवाड़ा नाम। हाँ, बरवाड़ा। और यहाँ की स्थापना जो थी वो महाराजा भीम सिंह चौहान ने
की थी। भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। आटे को भूनकर शक्कर का और उसमें या खांड मिलाकर लड्डू बनाते हैं। बहुत सारी जगहों पर पूड़ी और गुलगुला बनाते हैं, हलवा भी बना लेते हैं। फिर मिट्टी का या तांबे का करवा रख लेते हैं जिसमें कि कलावा बांध लेते हैं, फिर स्वस्तिक भी बना लेते हैं। और ऐसे ही फूल आदि के साथ सुपारी रखकर पूजन करते हैं। जिसको जैसे रुचि आती है वैसे ही अपने अपने आराध्य को मनाता है और उसकी पूजन करता है, अर्चना करता है। तो और जो बड़े घर में होते हैं, चाहे सासू माँ हो, चाहे जेठानी हो, नंदे हों, और उन सबको वस्त्र या कोई भी वस्त्र पसंद की उनकी चीज देकर, मतलब कहते हैं खुश करा जाता है, उन्हें एक भेंट दिया जाता है। और कहीं कहीं तो माठ चलती है आज के दिन, खास तौर से करवा चौथ में। वो फीकी माठ बनती है, खास तौर से इसी समय बनती है। और इस समय का जो स्वाद होता है ना संगीता बिटिया, वो और पूरे साल भर में नहीं मिलता है। जी है ना। वैसे भी देखिए बुआ जी, जो त्योहार होते हैं, जो इस तरह की पूजा होती है, इनमें जो प्रसाद बनते हैं ना, उनका स्वाद बड़ा अलग होता है। ये तो जो है सास या जेठानी या नंद को दिया जाता है, तो सब जगह अलग अलग होता है। फिर कल से उसमें लाल मिर्च या हरे आम का अचार लगा लगा के खाती है हमारी बहनें। अच्छा। तो बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन वो भाई सास या बड़े को दिया जाता है, फिर वो घर के बच्चों को तो बांटती है, लेकिन बहू नहीं खा सकती। अच्छा। उसके लिए अलग रखना होता है। अच्छा। जी। तो ऐसे करवा फेरते हैं। देखो, ये विधान इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं आप अगर अलग रह रहे हैं तो अगल बगल में लोगों से मिलकर ये त्योहार मनाने के लिए आपको मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ परिवार में कहीं आपको तलाश करनी पड़ेगी कि भाई बड़ा कहाँ है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं जिन्हें हम ये दें, है ना। सामान जो भेंट करनी है उसके लिए हम तलाश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एकजुटता आ जाती है और मिलने का मन करता है। कहीं नहीं तो चलो फोन पर ही दिखा देते हैं, जूम करके ही दिखा देंगे कि देखो हमने ऐसे ऐसे त्योहार मनाया, है ना। बड़े भी देखकर खुश होते हैं। तो ये एक तरह से मेल मिलाप के लिए जो है संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी। अब बच्चे भी इसमें खूब खुशी मना लेते हैं, खुश होते हैं। उनका दिन तो पूरा बन जाता है, तरह तरह का पकवान खाने को मिलता है, उनका दिन पूरा बन जाता है। और जो वस्त्र होते हैं, नए वस्त्र होते हैं, उनकी बड़ी खासियत होती है। वैसे तो बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं कि जो शादी के समय जो जोड़ा चढ़ता है वो पहन कर पूजा करती हैं। वो तो कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई नया वस्त्र नहीं है तो शादी का जोड़ा जो होता है, वो जो चूनर होती है, उसको आप कभी भी पहन लें तो उसको वैसे ही पवित्र माना जाता है। ये एक तरीके से हम लोग क्या बहुत सारी चीजों के लिए रास्ता निकाल दिया गया है कि आप परेशान ना हो, है ना। तो पूजा तो आप अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन एक कल से जो श्रृंगार कर रही हैं हमारी बहनें, है ना। कल से मेहंदी वाले जो बैठे हैं रास्ते में, उनके भी अच्छे दिन आ गए कि भाई लोग मेहंदी लगवा रहे हैं। कल से देखा, आज भी लोग लगवा रहे हैं। ऐसे ही बहुत दिनों से पार्लर हमारी बहनें जा रही हैं। तो एक तरह से फिर जैसे तुमने कहा ना कि कहीं से क्रांति आ जाती है। तो हम बहुत दिनों से जिस चीज की तलाश रहती है, जो चीज चलती जाती है कि चलो अच्छा ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, मसाज करवा लेंगे, या कुछ भी, वो सब टलता रहता है। तो त्योहार के बहाने हो जाता है ना। और पति भी पकड़ में आ जाते हैं। जो भागे भागे रहते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। उनका भी बड़ा खास दिन होता है ना। बड़ा खास दिन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और उनके साथ देखना है ना। बहुत सारी जगहों पर छन्नी से देखते हैं, चलनी से, लेकिन बहुत सारी जगहों पर वैसे ही अर्घ्य देते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो है संगीता बिटिया कि बहुत सारी जगहों पर हमारे भाई भतीजे बच्चे जो हैं वो साथ में नहीं खड़े रहते हैं। तो पूजन के समय जरूर खड़े रहें। परिवार का एकजुट होना ही त्योहार मनाना होता है ना। सब कुछ केवल तैयार होने, अच्छा पकवान खा लेने से नहीं होता है। जब तक कि कुछ हंसी खुशी का माहौल ना हो, गीत गाजे बाजे ना हो, है ना, तो चार लोग रहते हैं तभी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल।
बुआ जी बहुत खूबसूरत खूबसूरत देखिए पंक्तियां हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं करवा चौथ भाई की। पंक्तियां तो लिखी हैं, लेकिन एक बड़ा जो क्रांतिकारी विचार है, जैसे तुमने कहा क्रांति आ जाती है, तो विचार भी ऐसे कुछ होते हैं। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा लिखा है हाँ कि इन्होंने वैसे तो लिखा है कि हिंदुस्तान त्योहारों का देश है और जी। कार्तिक का महीना यानी ढेर सारे त्योहार। कभी कभी एक सवाल मन में आता है कि माँ से लंबी उम्र की प्रार्थना क्यों नहीं की जाती, है ना। माँ ऐसा क्यों होता है, हर बार कोई भी त्योहार होता है तो हम सब मौज उड़ाते हैं, तुम रसोई घर में रहती हो। मतलब बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। सच जी बात जी है कि इनकी जिज्ञासा भी हाँ मतलब जायज है। जी, ये बात हम सबके भी मन में आती थी, खासकर माताओं को लेकर। हाँ जी माताओं जी को लेकर आती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारा हक है कि माँ रसोई घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए और हम खाते रहें। जी और माँ भी ऐसा ही कह देती है। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने पूछा माँ ऐसा क्यों होता है, हर बार कोई भी त्योहार होता है तो हम सब मौज उड़ाते हैं, आपका हर दिन रसोई में बीत जाता है। माँ कहती है अरे चल छोड़, ऐसी पागलपन की बातें मत कर, ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, तो क्यों ना एक परंपरा ऐसी बनाई जाए। ये हमारे साथी का कहना है कि मानसिकता विकसित की जाए कि समाज में हर घर में जहां एक व्रत अपनी माँ के नाम पर हो, जहां घर की महिला को कहा जाए आज आप आराम कर लो, त्योहार फिर सिर्फ हमारा नहीं है, आपका भी है। घर की लक्ष्मी को खुश करने के लिए, घर में लक्ष्मी बुलाने के लिए कभी घर की लक्ष्मी को भी खुश किया जाए। एक सोच है, बताइए कैसी है। सभी माताओं बहनों को भारतीय संस्कृति परंपरा अखंड सौभाग्य महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात बहुत अच्छी है, जायज है। नहीं तो इन्होंने हाँ? पूछा है ना कि बताइए कि सोच कैसी है, तो भाई हम लोगों को तो अच्छी लगेगी। बिल्कुल सही है। तो शुरुआत आप अपने घर से करिए और देखिए फिर हम लोग तक भी पहुंच जाएगी ये परंपरा, बिल्कुल धीरे धीरे पहुंच जाएगी। जी, और ऐसे ही हमारी एक सखी ने लिखा है कि आज है करवा चौथ सकीरी, मांग ले सुख का दान, अपने सपनों के स्वामी का घर कर मन में ध्यान, जन्म जन्म तक मांग कर तेरी, रंग पड़े ना फीका, जब तक चमके चांद सितारे तब तक चमके टीका। बंधे रहे मन भाते प्रीतम के प्राणों से प्राण, आज है करवा चौथ जो कोई मांगे, आज लगन से युग युग का सुख पाए। इस तरह का इन्होंने लिखा है कुछ के साथ सफल हो प्रेम अमर हो, जीवन में रस आए, आज हर एक नारी को प्रभु से मिलता है वरदान, आज है करवा चौथ। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने लिखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। और हमें लगता है कहीं ना कहीं सबके मन में यही विचार है और ऐसी ही कामना सब रखते ही हैं। और हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा है। और लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा है कि दृष्टि जो है वो अनुपम देन है, प्रकृति की वरदान है एक तरीके से। तो इसके बारे में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भाई अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को यानी आज के दिन मनाया जाता है, ये कभी भी पड़ सकता है। जो दृष्टि बाधित है उनको और उनकी समस्याओं को लेकर विश्व का ध्यान आकर्षित करना, यही उद्देश्य है इसको मनाने का। जी, और इसीलिए 1821 में लुई ब्रेल, इन्होंने जो एक फ्रांसीसी लेखक भी थे, एक लिपि का इजाद किया और अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाती है ये लिपि। दृष्टिबाधित जो लोग होते हैं उन्हें पढ़ने लिखने में इससे बड़ी आसानी होती है। तो ये एक बड़ी अच्छी सी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। और जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी जो समाज है उसकी मुख्य धारा से जुड़ सकें, बुआ जी, इसके लिए इन्होंने प्रयास किया। तो बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत बड़ा प्रयास है। लेकिन अब हम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। यूं तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कार्यक्रम करते हैं, निजी स्तर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम लोग आयोजित करते हैं जिनमें कि जो लोग दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचे। बहुत सारे अब इक्विपमेंट्स आ गए हैं, लेकिन जहां तक हमारी जिम्मेदारी की बात आती है वो नेत्रदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी लाइन मर हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई अगर दृष्टिदान करे, नेत्रदान करे तो उनको दृष्टि मिल जाए। तो नेत्रदान बहुत महत्वपूर्ण है ना। जी जी, इसके लिए सजग रहना चाहिए और पहले से ही इसकी जो लिखा पढ़ी की जो भी कार्रवाई होती है उसे करके रखें तो अच्छा रहता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भाई हम नहीं नेत्रदान करेंगे या इससे कोई परेशानी है क्या है, बल्कि आगे आना चाहिए। जी हाँ जी, धीरे धीरे से अगर आगे आएंगे तो फिर ये एक परंपरा बन जाएगी और लोग आगे, हम लोग देखा देखी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वही देखा देखी की जो बात हो जाती है, जैसे हम मजाक बनाते हैं, ऐसे अक्सर कोई मिल जाता है जिसे कम दिख रहा है, तो बच्चे हों खास तौर से जिनकी उम्र कम होती है, वो उतनी संवेदनशील नहीं होते हैं, उनका ध्यान नहीं जाता है। उनको तो बस जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी में बस मौज मस्ती चाहिए, वो ये नहीं समझ सकते कि क्या हो रहा है जिसके पास जिसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन कभी कभी हम लोग बड़े लोग भी ऐसा करते हैं कि उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर देते हैं जो दृष्टिबाधित हैं। तो हमें थोड़ा सा इनका ख्याल रखना चाहिए या उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहिए कि उन्हें ये नहीं,
उनमें ये कमी है ना? जी बिल्कुल। और कहीं भी अगर इस तरह के लोग होते हैं, कभी सड़क पार करते समय या कभी रेलवे प्लेटफॉर्म में, कभी उनको कभी अगर ऐसा लगता है कि भाई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो उस वक्त भी थोड़ी मदद के लिए उस समय मदद करें, लेकिन हर वक्त ना करें, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो कि उनके पास कोई कमी है ना, ये भी ख्याल रखें। तो उनके लिए थोड़ा संवेदनशील रहें, हमारा ये कहने का मतलब है ना। जी जी, और यही इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है इसीलिए है। बिल्कुल। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे कभी कभी दरवाजे पे दस्तक होती है बुआ जी, लेकिन कभी दस्तक नहीं भी होती है। जैसे जब कोई आपदा, कोई परेशानी आने वाली होती है तो कहकर नहीं आती, तैयारियां होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। और लेकिन ये बात तो है कि कोई मतवाला आया मेरे द्वारे, और ये मतवाला गीत टकराया मेरे कानों के द्वारे, विविध भारती के सहारे। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, ऐसे मुस्कुराओ मत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी साथी लिखकर भेज रहे हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण विकास के पक्षों एवं क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ये आपदाओं के कारण होने वाले जोखिमों जैसे बाढ़, भूकंप, मकान के धराशायी होकर गिर जाना, लैंडस्लाइड से रास्ता अवरुद्ध होने वाली समस्याओं
से बचाव के लिए कार्य करते हैं। सरकार और इससे जुड़े एनजीओ लोगों को शिक्षित करने के लिए समर्पित है और इनका मुख्य काम जो है वो जान माल की रक्षा करना है ना? जी, तो सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये तो अपनी तरफ से रहते हैं बोलिए, और साथ ही साथ जो निजी संस्थाएं भी होती हैं वो भी इस काम में तुरंत आगे आती हैं। और जो वहाँ के लोग होते हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आती है तो जहाँ स्थानीय लोग होते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, और लोगों की जान को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं तो उनको वहाँ के बारे में पूरी तरह से पता होता है, पता भी रहता है। चीजें उनके पास होती हैं, जो सुविधाएं मुहैया करानी है या कुछ प्राथमिक चिकित्सा देना है या कुछ और रोकथाम करनी है तो उन्हें उनके पास सब सुविधाएं भी रहती है ना, जी, तो वो कर लेते हैं। तो जाहिर है कि आसपास के लोगों को करना चाहिए। लेकिन जो खतरे की बात हम अक्सर करते हैं, क्या ये खतरा कई तरीके का होता है? वैसे तो देखा जाए कि प्राकृतिक ही होता है अक्सर, जिसको दैवीय आपदा भी कहते थे पहले, जैसे कि बारूदी सुरंग होती है वो फट जाती है, पेड़ों की कटाई से ये बढ़ जाता है ना? कभी कभी बहुत अधिक कार्बन उत्सर्जन जो होता है उससे होता है। अवैध खनन जो होता है, खुदाई करते हैं लोग, जो मिट्टी आदि ले जाते हैं या रेत ले जाते हैं या पहाड़ तोड़कर गिट्टी बनाते हैं, डायनामाइट लगाकर। और कभी कभी बहुत ध्वनि प्रदूषण से भी होता है, जो शायद हमें ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन ध्वनि प्रदूषण से भी होता है। जी बिल्कुल, तो इन सब चीजों को रोक लगाने की जरूरत है। जैसे वाहन होते हैं ना, किसी एक वक्त देखा जाता है कि जो समय पे बहुत सारे निकले, तो जहां तक हो सके तो अगर पास की जगह है तो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है वो भी। और बुआ जी, ये भी है कि ध्वनि प्रदूषण हो या कार्बन उत्सर्जन की बात हो, ये सब भी प्रकृति को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो बिला वजह के भी कई बार देखा गया है कि जबरदस्ती हॉर्न बजाना, तो इस तरह के ये भी प्रदूषण जो है ये भी कहीं ना कहीं माने रखते हैं। और इस तरह से खतरा देखते हैं तो बढ़ता ही चला जाता है। जहाँ चक्रवात आते हैं, जहाँ भूस्खलन होता है, यहाँ या कभी जैसे महामारी, अब देखिए कोरोना महामारी का ही वक्त था जो, तो वो बड़ा ही एक ऐसा था कि जब सभी को साथ आने की बहुत जरूरत थी। या फिर कई बार ऐसा देखा जाता है कि अचानक से बादल फट गए या बहुत ज्यादा ओलावृष्टि होने लगी, जल धाराएं होती हैं उनको रोक करके उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनके कोर्स को बदल दिया जाता है, रास्ता बदल दिया जाता है, या उनको पाट कर कहीं बिल्डिंगें बहुत सारी बना दी जाती हैं। तो ये सब जो है वो हम ही मानवों के द्वारा, और कहीं ना कहीं हमने अपनी जरूरतें बहुत बढ़ा ली हैं, इसलिए हो रही हैं। लेकिन राहत प्रबंध की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, हमने जैसे कहा। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी हैं, भारतीय सेना भी है, और ऐसे ही एनडीआरएफ है। इनके साथ साथ स्थानीय संगठन भी काम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी लोग काम करते हैं। एनडीआरएफ जैसे हमने बात की तो ये है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, ये बनाई गई है। तो भाई वैसे तो यही हम कहेंगे कि कोशिश ये की जाए कि इन सब की जरूरत ही ना पड़े हमें। जी, और इसके न्यूनीकरण के लिए या थोड़ा अलर्ट करने के लिए, लोगों को संभालने के लिए जो ये भविष्यवाणी की जाती है कि भाई सूचना दी जाती है या एक तरह से चेतावनी दी जाती है। मौसम विभाग के द्वारा कि मछुआरों को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किस समय ज्यादा सागर की लहरें बढ़ेंगी, तो ये सब तो अलर्ट जारी किया ही जाता है। लेकिन लोग अक्सर उसमें लोग सुनते नहीं है। ये जरूर है कि ध्यान रखें, कह देते हैं अक्सर कि ये सब तो गलत निकलता है। है ना? और घूमने भी चले जाते हैं, जब लहरें बहुत ज्यादा उठती हैं तो फिर उसका मजा लेने के लिए भी जाते हैं। ये बड़ा खतरनाक होता है कि उसके पास पास चलते चले जाते हैं। तो जब अलर्ट जारी किए जाते हैं तो उन्हें सुनना और उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। मौसम के लिए जो इस तरह से चेतावनी दी जाती है उसे भी समझना और उसके हिसाब से ही काम करना अच्छा होता है। हमारे एक साथी ने लिखकर भेजा है कि हर साल ये दिन दुनिया भर में उन लोगों और समुदायों को सम्मानित करने का है जो आपदाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करने और उनके सामने आने वाले खतरों को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। विनाशकारी मौसम की घटनाओं और अन्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के जवाब में आपदा लचीलापन के लिए आधिकारिक विकास सहायता के साथ साथ क्षमता निर्माण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। ये दिन आपदा जोखिम और नुकसान को कम करने के लिए है। समझौते के अनुरूप आपदा जोखिम जीवन, आजीविका, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के नुकसान को रोकने और कम करने की दिशा में की जा रही प्रगति को स्वीकार करने का दिन है। यानी कि उनको सम्मानित करना कि जो लोग इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं तो उनके काम को समझा तो जाए,
क्योंकि अगर हमने कोई आपदा नहीं देखी तो न हम उसके प्रबंधन को समझते हैं, न उसमें होने वाले आम जनजीवन के नुकसान को समझते हैं, और न ही उन लोगों के बारे में सोच पाते हैं जो बहुत उनकी मदद करते हैं। जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से एक तरह से अगर किसी की जान को बचाना है तो अपनी जान को तो जोखिम में डालना पड़ता है। और ये कोई जी और ये कोई नहीं चाहता है, इसी वजह से दिक्कत आती है। लेकिन उनके प्रति हम आज सम्मान प्रकट करते हैं, उन्हें कहते हैं सलाम करते हैं, उनके जज्बे को, जिस तरह से जोखिम में वो काम करते हैं। और समय क्या हो चला है, अब एक अंतराल लेते हैं। जोखिम की बात तो कर दी तुमने, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां घूमने जाना जोखिम जैसा ही है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह है कि मन करता है कि जाओ। उसी के आसपास कभी बादल भी फटे थे, है ना, लेकिन आज हम याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चलेंगे गंगोत्री, है ना। जी, चलो चलते हैं। चलेंगे। मौसम ठंडा है बुआ जी। नहीं, लेकिन वहां तो अभी खुला हुआ है ना कपाट। हाँ, क्योंकि भाई अक्षय तृतीया के दिन खुल जाता है और ये यम द्वितीया को बंद होता है। तो अभी मौका है कि चल सकते हैं, क्योंकि ये गंगोत्री प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये यहाँ से 19 किलोमीटर दूर गोमुख है, जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है। पवित्र गंगा, जिनमें भागीरथी भी कहते हैं, यहीं से निकलकर प्रचंड वेग धारण करती हुई भारत भूमि को सींचती हुई अन्य राज्यों और तीर्थ स्थलों तक पहुंचती हैं, जिनमें सर्वप्रथम इनकी अलौकिक सुंदरता ऋषिकेश में दिखाई देती है ना। और यहाँ पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ गंगा और पौराणिक मंदिरों के साथ साथ प्राचीन स्थलों का भी दर्शन करते हैं ना। जी, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज और रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्वर्ग से उतरती वेगवान देवी गंगा के प्रवाह को रोका। इसके बाद पतित पावनी गंगा की अविरल धारा को भारत भूमि पर उतारा। देवी भगीरथी का यही जो यहाँ पर अति प्राचीन मंदिर है, वो सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार कहते हैं कि 20 फीट लगभग ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान किया था बुआ जी। इसलिए बहुत पवित्र है। और वैसे भी देखा जाए तो इतना कहना चाहिए ना कि प्राकृतिक वातावरण है। अभी भी इतना शांत और सुंदर है कि अच्छा लगता है। अगर आप जाएं तो हमें लगता है कि पूरे वर्ष के लिए आप ऑक्सीजन लेकर आ जाएंगे, है ना। जी, और लंबे समय तक याद भी रहता है, और एक जो ऊर्जा होती है बुआ जी, वो भी एक अलग तरह की बन जाती है। क्योंकि वहाँ प्रदूषण कम है, हमें लगता है। थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। लोग अगर कितना भी सोचे कि भाई नहीं चढ़ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, लेकिन इतना मनोरम और इतनी सुंदर जगह है कि जाएंगे तो अपने आप ही बस चलते चले जाएंगे। जी हाँ, तो ये जो है यहाँ पर माँ गंगा के साकार रूप गंगाधारा की पूजा की जाती थी। और अन्य जो है महीने के लिए 3-4 महीने के लिए देवी देवताओं की मूर्तियों को यहाँ पर है मुकबा आदि गांवों से लाया जाता था। फिर यात्रा की जाती थी, मौसम के बाद वहीं उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। जी, मूर्तियों को जी, है ना। तो बाद में क्या होता था, गंगोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में किया। बाद में जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जी, और यहाँ भागीरथी नदी में जलमग्न एक नैसर्गिक शिवलिंग रूपी चट्टान भी है। ये दृश्य बुआ जी देखने में बेहद मनोहर और आश्चर्यचकित कर देने वाला है।
जिसे देखने से दैवी शक्ति की अनुभूति अपने आप ही होने लगती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अगर देखें तो भगवान शिव ने यहाँ विराजमान होकर अपनी जटाओं में स्वर्ग से उतरती माँ गंगा के प्रचंड वेग को धारण किया, और यहाँ शीतकाल के आरंभ में गंगा माँ का जल स्तर जब थोड़ा सा कम हो जाता है बुआ जी, तो ये पवित्र शिवलिंग है जिसके दर्शन की हो सकते हैं। हाँ, मतलब पानी कम होता है तब दिखाई देते हैं। तब और दिखाई देते मई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा रहती है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्योंकि वैसे यहाँ बहुत ठंड रहती है, माइनस तक चला जाता है। गंगोत्री मंदिर के कपाट जैसे हमने बताया अक्षय तृतीया को खुलते हैं, और फिर दीपावली के बाद भाई दूज जो होती है उसमें बंद हो जाता है। यहाँ गर्मी में मौसम बहुत सुहाना होता है। ऊंचे बर्फीले शिखर, सुंदर फूलों की रंगत देखते ही बनती है। घाटियाँ और सिरों से देवदार के दरख्त, पेड़ों के बीच झिलमिलाती बर्फीली नदियों का पानी, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक चेतना को जगाती है ये पूरी वादियाँ। जैसे कहा ना कि तुमने पहले ही कि बहुत आत्मिक शांति का एहसास कराता है ये पूरा स्थान। जी, समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर भोज वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ भागीरथी घाटी के बाहर निकलकर केदार गंगा और भागीरथी को छोड़कर जल गंगा से मिल जाती हैं। यहाँ भी मंदिर है बुआ जी। जी, तो यहाँ मंदिर तो है ही, हाँ, यहाँ पर वनस्पति भी बहुत ज्यादा है। जैसे हमने पहले ही कहा ना कि इतनी प्राकृतिक चीजें हैं कि आप देखते रह जाए। तो वनस्पतियों की बात अगर करें तो हम सफेद सरो यानी एविस पिंडरो है, स्वच्छ पेड़ यानी पाइसिया है, स्मिल बयान है, सदाबहार पेड़ है, नीले देवदार है, पेंगर है, कबासी है, कंजुला है, रिंगाला है, और इसमें बलूत जो है वो प्रमुख है जी। ऐसे ही है पर्णांगन है ना, पर्णांग है, और विसर्पी पौधे हैं। वैसे ही शैवाक यहाँ बहुत पाए जाते हैं। तो इतनी विविधता है कि आप मतलब जानकारी भी हासिल कर सकते हैं वहाँ जाकर, अगर आप देखें तो ना। हाँ, बर्फीली वादियों में तो बिल्कुल अलग ही तरह के ये चीजें होती हैं, पेड़ होते हैं। और अगर प्रजातियों की बात करें जानवरों की, तो वानरों की भी बड़ी अलग अलग प्रजातियां हैं। भालू, लोमड़ी, चीते जो बर्फ में रहते हैं, वहाँ वाले चीते, और शाही, बरड़ मृग, तहर, सांभर, हिरन, कस्तूरी मृग भी यहाँ पाया जाता है बुआ जी। और बहुत से रंग की तितलियां जो कितनी खूबसूरत होती होंगी। जब सफेद वादियों में रंग बिरंगी तितलियां उड़ती होंगी तो कितनी खूबसूरत लगती होंगी। लगता है कि जैसे कि किसी ने कशीदाकारी कर दिया, बूटे काट दिए ना। हाँ बिल्कुल, पेंटिंग। हाँ, हिमालयी सीटी बजाती सारिकाएं ये भी अलग होती हैं, और स्वर्णिम कीटधारी, रंग बिरंगे हैसोड़ और संखे, मुनाल, कोकल, तीतर और चक भी पाए जाते हैं। हाँ, बड़े सुंदर सुंदर जीव जंतु पाए जाते हैं। तितलियां तो पाई जाती हैं, उतने ही यहाँ पर तरह तरह के कीट भी पाए जाते हैं। तो इन सब को अगर देखना है तो गंगोत्री चलिए हम लोग के साथ, है ना। और यहाँ की जो भाषा है वो गढ़वाली है। वैसे वो जानने की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी बातचीत कर लेंगे। ऊनी वस्त्र बहुत सुंदर होते हैं यहाँ के। यहाँ धर्मशालाएं और विश्राम गृह बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो बस उसके बाद आप कभी भी जा सकते हैं। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर 3892 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख जो है वो ग्लेशियर का मुहाना है, गंगोत्री ग्लेशियर का, है ना जी। और जहाँ पर भगीरथ का उद्गम स्थान है। यहाँ के पानी में लोग स्नान करते हैं, और ये यात्रा पैदल तो करते ही हैं लोग, लेकिन टट्टू भी मिलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, है ना जी। और उसके बाद 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 40 मीटर ऊंचे गौमुख ग्लेशियर में गंगा एक छोटी गुफानुमा ढांचे से आती है। यहाँ बर्फीली गंगा में पानी 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन में आता है बुआ जी, जिसका जो मूल है वो पश्चिमी ढलान पर संतोपंथ जिसे कहते हैं वो समूह की चोटियां हैं, वहां तक आता है। और फिर जो मुखबा गांव है, यहाँ देवी गंगा के लिए जो मूर्तियां आती हैं या वहां से जब ले जाई जाती हैं तो बड़ा सुंदर जुलूस वगैरह भी निकलता है। तो भाई देखो, तुमने जब जुलूस की बात की और गाजे बाजे की बात की, तो एक गीत सुनते हैं तब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, है ना। जी बिल्कुल।
सुहानी है मेरी जान रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे हैं पहाड़ों में ये कहते हैं परदेसी तो झूठे हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है सुनो जी दुनिया ये गाती है कि प्यार से रखता तो क्या जिंदगी कट जाती है कि प्यार से रखता तो क्या जिंदगी कट जाती है। हाँ तो भाई संगीता बिटिया, हम लोग मुरबा गांव में देवी गंगा का जुलूस बाजे गाजे के साथ आता है। जी कुछ ऐसा ही मुखबा गांव में, मुखबा गांव है ना? जी 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 हाँ। तो मुखबा गांव की बात कर रहे थे कि वहां से जुलूस गाजे बाजे के संग जाता है, तो वो एक तरीके से हमारे साथियों को उसका एहसास हुआ होगा। और यहाँ से कुछ दूरी पर कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय ने तप किया था, ऋषि मतंग ने भी यहाँ वर्षों तपस्या की थी, तो वही वहां पर कहते हैं ना कि ऊर्जा है ना? जी जी, और बड़े सारे पुराण वगैरह भी वहीं लिखे गए। गंगोत्री से 9 किलोमीटर दूरी पे भैरव घाटी है बुआ जी। यहाँ गंगा घाटियों में प्रचंड प्रवाह से बहती हैं, जिसकी गर्जना भी सुनाई देती है। जी जी। और यहाँ हिमालय में स्थित भृगु पर्वत श्रृंखला, सुदर्शन श्रृंखला, मातृ
और चिड़वासा चोटियों के दर्शन होते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। जी, और हर्षल भी एक जगह है, यहाँ से कई रास्ते कैलाश पर्वत की तरफ जाते हैं। दाहिने श्रीकंठ और पीछे केदारनाथ आता है, और ये क्षेत्र मीठे सेब के लिए जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता बहुत है यहाँ। जी हाँ। और सोचिए बर्फीली वादियों में जब लाल लाल मीठे मीठे सेब दिखाई देते हैं तो कितना सुंदर देखने से कैसे पता चलेगा कि सेब मीठे हैं? बस लाल लाल अच्छे लगते हैं ना, खाने के बाद पता चलेगा। वही चलते हैं नंदनवन तपोवन। यहाँ से शिवलिंग चोटी के दर्शन होते हैं। गंगोत्री नदी के मुहाने पर तपोवन है जो सुंदर चारागाह से परिपूर्ण है। तो हरियाली यहाँ तो भाई चार चांद लगा देती है। जी, और गंगोत्री चिड़बासा, ये एक गंगोत्री का कैंप स्पॉट है, और यहाँ से विशाल गोमुख ग्लेशियर के दर्शन भी होते हैं। चिड़बासा का अर्थ है चिर का पेड़, यानी कि और फिर यहाँ की पहाड़ियों में जो भेड़ होती है ना बुआ जी, वो बहुत दिखाई देती है, पाली जाती हैं। हाँ, पाली जाएंगी ना, ठंड होती है, भेड़ों के जो ऊन होते हैं वो काम में आते हैं। जी, स्वेटर शॉल वगैरह स्वेटर शॉल बनते हैं। फिर चलते हैं गंगोत्री भोजबासा। ये जगह एक पड़ाव के तौर पर फिर है यहाँ पर भोजन की उत्तम व्यवस्था रहती है। और निशुल्क, और निशुल्क भी होता है, ऐसा सुना है। और केदार ताल भी है। अन्य चोटियों पर जाने के लिए यहाँ एक आधार शिविर का निर्माण किया गया है। ये 1 मील तक है, जो केदार ग्लेशियर के पिघलते बर्फ से बनी है। ये जो केदार ताल है बुआ जी, ये झील है, और ग्लेशियर के पिघलते हुए बर्फ से बनी है। और ये झील भागीरथी की सहायक केदार गंगा का उद्गम स्थल भी मानी जाती है। यानी कि भागीरथी की जो सहायक नदियां हैं उनका उद्गम स्थल है। तो भाई ऋषिकेश से गंगोत्री लगभग 259 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप आराम से जा सकते हैं। जाइए और वहां पर खूब आनंद कीजिए, लेकिन एक ना भूलिए। रास्ता ना भूलिए। ये क्यों कह रही हो? ये टेढ़े मेढ़े रास्ते होंगे ना, तो फिर चलना भी एक के पीछे एक ही पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हो, चीर के पेड़ हो, तो बस लगता है सब एक ही सा है रास्ता। और वही हरियाली, और मकान भी बहुत कुछ एक जैसे होते हैं, और बहुत दूर दूर तक तो मकान ही नहीं होते हैं। तो ऐसे में बड़ी संभावना रहती है। तो वहाँ के लोगों का ही साथ फिर पकड़ना पड़ता है। तो अच्छी बात है ना। देखो, स्थानीय लोगों से मिलजुल कर रहेंगे तो वहाँ की संस्कृति समझेंगे। लेकिन जहाँ तक रास्ता भूलने की बात है, तो भाई तुमने पहले ही कहा, तो हमारे बहुत सारे साथियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। जी, पता है? हाँ, ये एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि करीब 15 साल पुरानी बात है कि मतलब याद भी करते हैं और इन्हें अच्छा भी नहीं लगता, शर्म भी महसूस होती है कि जब हम रास्ता नहीं घर भूल गए। तो ये बताइए। ये भी एक बात है। तो हम दोनों हमारे जो बाहर गांव के एक रिश्तेदार के निधन, बाहर गांव का मतलब कि फॉरेन कंट्रीज है ना, रिश्तेदार के निधन पर उनके घर जा रहे थे। रास्ता तो सही था, लेकिन घर की गली भूल गए, और भूल से उस गली में जिस घर पहुंचे वहां भी मतलब कोई ऐसा हुआ कि कोई नहीं रहा था। तो जब वहाँ हमारे किसी स्वजन को नहीं देखा, तो पूछने से पता चला कि उनका घर आगे वाली गली में है। ये जानकर बड़ा ही इन्हें खराब सा महसूस हुआ, और फिर बाद में माफी मांग ली। जाहिर है, ऐसी ऐसी स्थितियां जब होती हैं, खासतौर से जब आप कहीं निधन में जा रहे हो, गम में जा रहे हो, शोक में जा रहे हो, ऐसी स्थिति होती है तो दिक्कत तो हो जाती है। तकलीफ भी होती है। जहाँ पहुंचना है वहां आप समय से नहीं पहुंचे। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि प्राइवेट वाहन के साथ दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा था, तो राजगढ़ की तरफ से निकलने का मन हुआ। राजगढ़ के किले के पास जब निकलना हुआ तो रास्ते में लाइट नहीं थी। किले के आसपास का एरिया भी थोड़ा सा डरावना लग रहा था। जाहिर था कि हम रास्ता भूल गए थे। रास्ते में एक राहगीर से पूछा तो उसने बताया कि आगे का रास्ता बेहद खराब है। चूंकि सफर में परिवार के ही सदस्य थे, जिनमें अधिकतर महिलाएं थी, उसी समय वाहन को वापस मोड़ा गया और हाईवे पर से सफर पूरा किया। आज भी वो वाकया याद आता है तो मन सिहर उठता है। तो ये ऐसा होता है कि जहाँ किले वगैरह होते हैं या जहाँ बड़ी घुमावदार रास्ते होते हैं, तो वहाँ समझ में नहीं आता कि भाई इस तरफ लेना है कि इस तरफ लेना है, किधर जाना है। अच्छा, लोगों की बस्ती नहीं रहती है कि आप रास्ता पूछ सकें, तो वाकई ऐसे में दिक्कत तो होती है। जी, और रास्ता अगर मान लीजिए किसी से पूछा भी, तो कभी ये भी होता है कि गड़बड़ बताते हैं। हाँ, बिल्कुल गड़बड़ बताते हैं। बताते हैं कि भाई इधर नहीं इधर, तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो सही रास्ता है वो बता देना चाहिए कि ये बता देना। अच्छा, उन्हें नहीं पता तब क्या करें? नहीं पता है तो वो बता देना चाहिए कि भाई आप किसी और से पूछ लीजिए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। जी जी। देखो, होता क्या है कि बड़े मजे से लोग कॉलर ऊंची करते हैं और सोचते हैं अच्छा हमसे रास्ता पूछा जा रहा है तो हम बता ही दें, भले गलत हो। तो भाई ऐसा ना करिए,
गलत है तो बिल्कुल ना बता दीजिए, कह दीजिए कि हमें नहीं मालूम, किसी और से पूछ लेंगे। हाँ जी। और एक हमारे श्रोता ने और लिखा है कि गर्मियों में देवरानी के साथ बड़े नंद से मिलने के लिए प्रोग्राम बनाया और बड़ा इंटीरियर में रहती थी और 2-3 साल के बाद जा रहे थे तो मकान वहाँ ज़्यादा बन गए थे। अपनी गाड़ी कहीं छोड़कर निकल गए थे, मतलब हम अपनी गाड़ी कहीं छोड़कर और आगे निकल गए और उस एरिया में बहुत चलने के बाद जो उनकी गली में मकान नहीं है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने अपनी नंद को फ़ोन लगाया और उन्हें वो रास्ता और उस कॉलोनी का नाम उन्होंने बताया। कहा कि तुम दूसरी कॉलोनी में आ गई हो तो पीछे लौट जाओ। और एक युवा लड़का बाइक पर था तो वो हमें आगे आगे रास्ता दिखाया उसने और हम अपने गंतव्य तक पहुंचे। घर में तो हंसी के पात्र बने और आपस में गप करने की वजह से दोनों को रास्ते का ध्यान नहीं रहा। तो ये भी है कि अगर बातें रास्ते में होंगी तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि बहुत सारे कॉलोनी के जैसे मिलते जुलते नाम होते हैं। तो कबीर नगर है तो साकेत नगर है तो आप कबीर नगर में जा सकते हैं। तो जैसे आपने नंद से पूछा भी तो पता लगा ये हो चुका है कई लोगों के साथ। तो कॉलोनी का नाम हो, शहर का नाम हो, शहर का तो नहीं कह सकते, हाँ मोहल्ले का नाम आप ठीक से तब लिख लें, बल्कि कहीं तो अच्छा है पर्ची में लिख कर रख लें पर्स में। वो ज़माने की बात ज़्यादा हो रही है जिस समय मोबाइल नहीं थे। अब तो फिर भी संपर्क हो जाता है लेकिन कभी कभी ये सब भी फेल हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो, लिखते हैं। मोबाइल है तो फिर उसी पे भरोसा करते हैं कि भाई मोबाइल तो बैटरी खत्म हो गई तो बैटरी खत्म हो गई या मोबाइल कहीं गलती से गिर गया या कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो वहीं खड़े हैं। तो लेकिन हमारे पास तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। हमारे पास गीत का खजाना है तो हम गीत सुना देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, है ना।
पायल हसीना, पूछो तो कौन है वो, रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा, महबूबा बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। भाई रास्ते से बहुत प्यार हो जाए ना तो भी लगता है कि भटक ही जाओ, हाँ, मंजिल तक जाने का मन नहीं करता है। बिल्कुल मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हमारे साथी लिख रही हैं कि हमारे एक बार हम अपनी जेठानी के साथ कहीं कीर्तन में गए थे। हाँ। हम लोग ज्यादा रास्ते जानते नहीं थे, कोई अपनी गाड़ी से ले गया था। हाँ। वापसी भी उनके साथ की थी, लौटते समय उनको लेट हो रहा था तो वो आधे रास्ते में उन्होंने उतार दिया। बोले यहाँ से सीधी बस मिल जाएगी, बस चले जाना। अब ये तो गड़बड़ हो गई ना, देखो। अब हम दोनों उस चौराहे पर उतर तो गए, पर यही नहीं पता चला कि किस छोर से कौन सी बस पकड़नी है। शाम भी हो गई थी, डर भी लग रहा था। फिर एक पुलिस वाले ने मदद की, तब हम घर पहुंच पाए। तो भाई अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने ठीक से नहीं पूछा या जिन्होंने बताया उन्होंने ठीक से नहीं बताया। कुल मिलाकर मतलब रास्ता भटकने की स्थिति थी। नहीं तो ये बात होती है बुआ जी कि जो बसें हैं, कई बार जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हें पता होता है गंतव्य तक कौन सी बस जाएगी, क्योंकि उनके नंबर अलग अलग होते हैं। हाँ। पता चला बताया किसी और बस में बैठना है और बैठ गए किसी और बस में, तो भी रास्ता बिल्कुल भटकने की पूरी 100%। हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने मदद ले ली पुलिस वाले भैया से और उसके बाद सही पहुंच गई, तो ये अच्छी बात है ना। हाँ, तो बुआ जी आप रास्ता आपने कभी भूला है? नहीं, हमने भूला तो जरूर है, लेकिन हमारे साथी लोग जो भूले हैं वो पहले बता दो। हाँ, तो एक हमारे साथी लिखते हैं कि बचपन में राजगीर में गांव से मेला घूमने अपनी माँ के साथ आया था, लेकिन अचानक जोर से बारिश आने के कारण माँ से मेरे हाथ की उंगली छूट गई। जब मेरी माँ दिखाई नहीं दी तो मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे रोते देखकर एक बाइस्कोप वाले ने मुझसे मेरे गांव का पता पूछा तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में मेरी माँ खोजते खोजते आई और हमें पकड़कर वहाँ रोने लगी, क्योंकि देखिए ये तो फिर खो जाने वाली बात होती है। हाँ, तो खो जाने वाली तो भाई, क्योंकि इनको लेकिन अपने घर का नाम तो नहीं याद आ रहा था ना, गांव का नाम ही नहीं याद आ रहा था। और ऐसा होता है बारिश में अक्सर जो है ना, रास्ते का जो भ्रम हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज जब बारिश होती है तो आपको रास्ता या दूर की पास की भी चीज दिखाई नहीं देती, थोड़ी सी दूर भी की चीज नहीं समझ में आती है। तो ऐसे ही हुआ कि जैसे हमने पहले भी कहा ना कि आप अलग अलग वाहन में हो, तो ऐसे 2 वाहन में हम लोग परिवार के लोग जा रहे थे, करीब 8-10 लोग थे, कॉलोनी के लोग मिलके पड़ोस में, और पिकनिक मनाने हम लोग जा रहे थे। हालांकि बारिश बहुत हो रही थी, शायद उस बारिश में नहीं निकलना चाहिए था। और एक जगह जहां से बाएं और दाएं टर्न लेना था, तो एक गाड़ी तो बाएं चली गई, दूसरी गाड़ी दाहिने तरफ चली गई। और तब मोबाइल भी नहीं था किसी के पास। अब परेशानी ये कि एक में सारी महिलाएं थी, एक में सब में पुरुष थे, क्योंकि गाना बजाना सब अपने अपने से ढंग से मस्ती के मूड में थे। और पैसे वैसे भी नहीं रखे गए थे कि सब गाड़ी तो दोनों साथ साथ चलेगी। मतलब महिलाओं के पास, हम लोगों के पास पैसा नहीं था। बिल्कुल। कार चलते चलते काफी दूर हो गई। जब रास्ता पता लगा कि पूछ रहे हैं कहाँ, तो लग गया भटक गए। तब मालूम चला कि कहीं पेट्रोल पंप में हमने मांगा, परिचित थे, फिर उनसे हमने कहा भाई पेट्रोल भरवा दो। उनसे कहा कि अपनी मालकिन को फोन करो, वो हमारी सहेली का पेट्रोल पंप था। फिर उसने गाड़ी में पेट्रोल जब भरा तब हम लोग घर पहुंचे। तो बिना पिकनिक मनाए शाम को 4 बजे हम लोग दोनों गाड़ियां घर पहुंच गई। तो अब पूरी तरह से जो है सोच लिया जाए कि भाई कहीं जाना है तो फिर भटकने की कोई चांस ना रहे और अच्छे से रहे, समय से रहे। तो हम तो यही कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से कार्यक्रम से जुड़ते रहिए। लेकिन आज सखी सहेली कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।